everyone, welcome to परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। एसएससी कोर्स लॉन्च किया है परचम ने। इस कोर्स के थ्रू आप लोग आपकी अपकमिंग एग्जाम्स लाइक सीएचएसएल एंड सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये कोर्स को इस तरीके से बिल्टअप किया गया है ताकि आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बूस्ट किया जाए। So make sure to visit this course on Parcham application. This course will be covering all your general awareness subjects like polity, geography, history, static GK, science, economics. Okay, so make sure to visit Parcham application once. So अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है होम रूल लीग। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग होम रूल लीग से जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनती है कि इसको क्यों शुरू किया गया था, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या किया जाता था इस मूवमेंट में, ठीक है, फेल क्यों हो गया, A to Z सभी चीज़ों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि होम रूल लीग जो है इसमें आखिर होम रूल का मतलब क्या है। ठीक है, सो लिटरल वे में अगर बताने की कोशिश करूँ तो होम रूल का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हैं डोमिनियन स्टेटस। राइट, तो इस पूरे मूवमेंट को शुरू इसलिए किया गया था ताकि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से सेल्फ गवर्नमेंट या डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर सकें। इन शॉर्ट होम रूल लीग का मतलब ये है। ठीक है, क्यों शुरू किया गया था? ताकि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से सेल्फ गवर्नमेंट या डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर सकें। ओके, अब दूसरी बात ये है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये आइडिया आया कहाँ से। ठीक है, ये होम रूल लीग का आइडिया कहाँ से आया, ये सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करने का आइडिया कहाँ से आया इंडियंस को। तो ये आइडिया जो है या होम रूल लीग जो है या इंडियन होम रूल मूवमेंट जो है वो आयरलैंड से या आयरिश होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। ठीक है, अब हम लोग आयरलैंड में जो होम रूल मूवमेंट चल रहा है उसके बारे में हमको आइडिया कैसे मिला, तो उसमें जो की रोल इम्पॉर्टेंट प्ले कर रही है वो थी एनी बेसन। ठीक है, एनी बेसन आयरिश लेडी, हम सभी जानते हैं 1893 में ये इंडिया आए थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के थ्रू। ठीक है, ये भारत में लोगों को ये मैसेज स्प्रेड करने आए थे कि हम सभी को सिर्फ डिवाइन विजडम कैसे गेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इंडिया आई थी। बट धीरे धीरे एनी बेसन का इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल अफेयर्स में ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, वहीं पर उन्हें पता था कि किस तरीके से आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट जब शुरू किया गया था और सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की गई थी, तो स्लोली आयरलैंड के लोगों को, मतलब उन्होंने बहुत बार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ था कि आयरलैंड के लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ठीक है, और 1920 में आयरलैंड को वो डोमिनियन स्टेटस मिला भी। ठीक है, सो एनी बेसन कहीं ना कहीं ये जानती थी कि हम लोगों को भी इस चीज़ की डिमांड करनी चाहिए, बिकॉज आयरलैंड में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है, ब्रिटिश का राज चल रहा था और इंडिया में भी ब्रिटिश राज चल रहा था। तो एनी बेसन को लगा कि अगर उधर के लोग इस चीज़ के लिए लड़ सकते, इस चीज़ के अगेंस्ट वॉइस उठा सकते, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर सकते, तो इंडियंस क्यों नहीं। राइट, तो इस चीज़ से इंस्पायर होकर 1915 का सेशन, ठीक है, 1915 का कांग्रेस का सेशन, जहां पर एनी बेसन ने पहली बार होम रूल मूवमेंट के बारे में लोगों के सामने बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें भी एक ऐसा मूवमेंट शुरू करना चाहिए जहां पर हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट या डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर सके। ठीक है, ये वही टाइम पीरियड है जब बाल गंगाधर तिलक जो है वो जेल से छूट चुके थे और वो भी उस सेशन में प्रेजेंट थे और उन्होंने एनी बेसन की बात सुनी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, उन्हें लगा कि भारत में अब वो जो नेशनलिस्ट की थोड़ी सी फीलिंग जो जागी थी लोगों में, कहीं ना कहीं थोड़ी सी फेड होती हुई दिख रही है। सो तिलक को भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया लगा कि इसके थ्रू नेशनलिज्म भी फैलेगा, लोग और जागरूक होंगे और हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट और डोमिनियन स्टेटस की डिमांड भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 1915 के सेशन में एनी बेसन ने अपनी बात आगे रखी थी होम रूल मूवमेंट शुरू करने की, और उन्होंने, ठीक है, उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया था इस होम रूल मूवमेंट में, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में, कि अगर मॉडरेट्स या इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की इन प्रिसाइज बात करूं, अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं होम रूल मूवमेंट शुरू करने में, तो वो खुद से ही सितंबर 1916 को होम रूल मूवमेंट या होम रूल लीग जो है वो शुरू कर देंगी। ये अल्टीमेटम उन्होंने 1915 के इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ
एनी बेसेंट जो है वो वेट करके बैठी हुई है कि वेट कर लेती हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं मुझे होम रूल मूवमेंट शुरू करने में। जहाँ पर एक तरफ एनी बेसेंट वॉज बाउंडेड कि उसने एक अल्टीमेटम दे रखा है कि वो सितंबर 1916 को शुरू कर देगी अगर इन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया तो। वहीं तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक जो थे, वो बाउंडेड नहीं थे किसी भी इस तरीके के अल्टीमेटम से, ठीक है। उन्होंने अप्रैल 1916 में ही अपना होम रूल मूवमेंट जो है शुरू कर दिया। तो अगर मैं होम रूल मूवमेंट की बात करूँ तो इंडिया में 2 होम रूल मूवमेंट चल रहे थे, एक जिसे बाल गंगाधर तिलक ने शुरू करा था और दूसरा जिसे एनी बेसेंट ने शुरू करा था। एज एक्सपेक्टेड एनी बेसेंट को पता था कि ये लोग कुछ जवाब नहीं देने वाले, इसलिए उन्होंने एक अल्टीमेटम सेट करा था कि अगर तुम लोगों ने कुछ बोला नहीं तो मैं तो सितंबर 1916 में शुरू कर दूंगी, और यही हुआ, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं आया, इसलिए एनी बेसेंट ने 1916 में, सितंबर 1916 में अपनी लेवल पर होम रूल मूवमेंट शुरू कर दिया, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों के होम रूल मूवमेंट का, तो वो याद रख लो। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था वो सिर्फ महाराष्ट्र वाले रीजन में था, ठीक है। वेयर एज एनी बेसेंट का जो होम रूल मूवमेंट चल रहा था वो महाराष्ट्र को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया में था, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज तिलक जो है महाराष्ट्र वाले रीजन में होम रूल मूवमेंट चला रहे थे, तो एनी बेसेंट ने डिसाइड करा कि वो महाराष्ट्र वाले रीजन में जहाँ पे ऑलरेडी तिलक चला रहे वहाँ पर इनकी क्लैशेस ना हो, इनके लोगों के क्लैशेस ना हो, इसे शी डिसाइडेड कि महाराष्ट्र को छोड़कर जो पूरा रीजन है वो वहाँ पर अपना होम रूल मूवमेंट चलाएंगी, राइट। तो इस तरीके से होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ। अब होम रूल मूवमेंट शुरू तो हो गया, अब आप लोग सोचोगे कि यार आखिर ये होम रूल मूवमेंट है क्या, ठीक है, इसके थ्रू करते क्या थे लोग। सो बेसिकली इसमें 3 लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते थे होम रूल मूवमेंट की, और उसमें वो लोगों को एजुकेट करते थे, लोगों को अवेयर करते थे, रैलीज निकालते थे ताकि दूर दूर तक लोगों तक मैसेज पहुँचे कि अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता था, लोगों तक मैसेज पहुंचाए जाते थे, लोगों हम इंडिविजुअली ये लोग लोगों से जाके मिलते थे, उनको समझाते थे, और इस तरीके से होम रूल मूवमेंट जो है काम कर रहा था। अब आप ये समझ गए कि होम रूल है क्या, ठीक है। शुरू कैसे हुआ, कौन सा सेशन था, 1915 का सेशन था जब पहली बार एनी बेसेंट ने अपनी बात रखी थी होम रूल मूवमेंट को लेकर, एंड मूवमेंट में करते क्या थे वो चीज़ हम समझ गए। अब आते हैं कि जब ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है इस मूवमेंट से जुड़ गए, देन टू एक पॉइंट ऐसा आया आफ्टर 1917 के बाद ये मूवमेंट जो है स्लोली फेड होने लगा। अब द क्वेश्चन इज कि मूवमेंट फेड क्यों होने लगा, बिकॉज देखिए पहली चीज़ एनी बेसेंट की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। एनी बेसेंट ने अराउंड 200 सेंटर्स खोल रखे थे होम रूल मूवमेंट शुरू करने के लिए, एंड सेम वे तिलक की भी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, बट वो सिर्फ महाराष्ट्र वाले रीजन में जो है उन्होंने होम रूल मूवमेंट चला रखा था, और उन्होंने सिर्फ 6 सेंटर्स खोले थे। नाउ बिकॉज अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिख रहा है कि एनी बेसेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया था जहाँ एनी बेसेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स जो थे उन लोगों को अपनी बातों में उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, ये इसके थ्रू जो है हमें सेल्फ गवर्नमेंट एंड डोमिनियन स्टेटस मिल सकता है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि एनी बेसेंट हैज़ कन्विंस्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग, स्पेशली द मॉडरेट्स पीपल, टू ज्वाइन, कि वो लोग भी होम रूल लीग को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करें, तभी सेडिशन के चार्जेस पर एनी बेसेंट को क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था जून 1917 में, ठीक है। तो जब जून 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया, और उसी के बाद थोड़े समय लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि आप लोगों ने उन्हें अरेस्ट क्यों कर लिया। इनफैक्ट तिलक ने भी कहा था कि आप लोग एनी बेसेंट को रिलीज़ कर दो, वरना वो पैसिव रेजिस्टेंस और इस तरीके से आंदोलन करेंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें हुई एनी बेसेंट को जेल से छुड़वाने के लिए, बिकॉज बहुत सारे एनी बेसेंट के फॉलोअर्स थे, राइट। तो इस चीज़ के चलते हुए, ठीक है, यहाँ पर चल रहा है कि एनी बेसेंट जेल में है, तिलक डिमांड करे कि एनी बेसेंट को जेल से रिलीज़ किया जाए, एनी बेसेंट के फॉलोअर्स स्ट्राइक कर रहे हैं कि एनी बेसेंट को जेल से रिलीज़ किया जाए, ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पर आ जाता है पिक्चर में ऑगस्ट डिक्लेरेशन, या जिसे मॉन्टेगू डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, ऑगस्ट डिक्लेरेशन में ये कहा गया था, एक तरफ होम रूल मूवमेंट जो सेल्फ गवर्नमेंट और डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही है, वहीं पर जो ऑगस्ट डिक्लेरेशन आया वो ये कह रहा है कि हम भारत के लोगों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना चाह रहे हैं,
ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इन शॉर्ट मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को गवर्नमेंट में आने देंगे, उनको एंटर करने देंगे और उनकी मतलब उनको बेसिकली सारे डिसीजंस लेने देंगे, बट ये सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ फॉर्म हो रही है। अब इस चीज़ से क्या हुआ, मॉडरेट्स जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के मॉडरेट्स जो थे वो काफ़ी खुश हो गए, यार चलो यार ये रिफॉर्म भी अच्छा ही है, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं मिला तो क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो मिल गया, तो वो थोड़े से खुश हो गए कि यार ठीक है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल गया है। और क्या है, इस कारण से एनी बेसेंट जो कि जेल से रिलीज़ हुई, तो जब उन्होंने फिर से मूवमेंट को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करी, बट मॉडरेट्स जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो एनी बेसेंट भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, राइट। और वहीं एनी बेसेंट जो थोड़ी कंफ्यूजन में आ गई बिकॉज कोई बड़े लीडर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए थे, ठीक है। लंदन गए थे वो एक केस के अगेंस्ट, बेसिकली वैलेंटाइन कैरोल ने एक बुक पब्लिश करी थी द इंडियन अनरेस्ट, उसमें उन्होंने बीजीटी बाल गंगाधर तिलक को द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। इस चीज़ के अगेंस्ट जो है उन्होंने केस फाइल कर रखा था वैलेंटाइन कैरोल के अगेंस्ट, और इस केस को ही लड़ने के लिए वो लंदन गए हुए थे। तो यहाँ पर एब्सेंस हो गई बाल गंगाधर तिलक की। दूसरी तरफ एनी बेसेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गई, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। स्लोली होम रूल मूवमेंट जो काफ़ी ज़्यादा पीक पर था वो धीरे धीरे फेड होने लगा, और एक टाइम ऐसा आया कि होम रूल मूवमेंट भारत में ख़त्म हो गया, ठीक है। सो ये थी पूरी स्टोरी, ठीक है। A to Z सारी चीज़ें बता चुकी हूँ मैं। होम रूल का मतलब क्या है, कहाँ से हम लोग इंस्पायर हुए इसे लाने के लिए, देन किस तरीके से 2 होम रूल मूवमेंट चल रहे थे भारत में, कहाँ कहाँ चल रहे थे, कितने सेंटर्स थे, राइट, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं बता चुकी हूँ। और फेड कैसे हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑलमोस्ट स्टोरी के फॉर्मेट में अब तक मैं पेश कर चुकी हूँ, ठीक है। अब हम लोग एक बार PPT में से सभी चीज़ों को देख लेते हैं, राइट। सो देखिए, होम रूल लीग, right, between the years 1916 and 1918, the Indian independence movement, it witnessed the growth and spread of home rule movement, spearheaded by leaders जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। जो एम था होम रूल मूवमेंट का वो क्या था, अटेनमेंट ऑफ होम रूल या फिर डोमिनियन स्टेटस, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट दे दो या तो डोमिनियन स्टेटस कह लो, फॉर द इंडियन अंडर द ब्रिटिश एम्पायर along the lines of countries like Canada, Australia, Ireland, ठीक है। So this movement was carried out through 2 home rule leagues, ठीक है। दोनों ही होम रूल लीग को हम लोग जानते हैं, एक जिसे कौन लीड करा था, एनी बेसेंट, दूसरा जिसे कौन लीड करा था, बीजेटी, ठीक है। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं, बैकग्राउंड में आखिर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। पहली चीज़ थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो कि काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्ट्री था टू द एस्पिरेशंस ऑफ इंडियंस, इससे काफ़ी ज़्यादा इंडियंस डिसअपॉइंट हुए थे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट 1907 में जो हो गया था, ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स जो है उनके बीच के क्लैशेस के कारण सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट हमने जो कोर्स है उसमें लेक्चर में कवर किया है उन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वो जो सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, उस कारण से बाल गंगाधर तिलक जो है उनको जेल पहुंचा दिया गया था, ठीक है। तो वो जेल में थे फ्रॉम 1908 टू 1914। इट मेंट दैट देयर वाज लल इन द नेशनल मूवमेंट, के अब जो है कोई भी एक्सट्रीमिस्ट लोगों को लीड करने के लिए कोई भी नहीं था, ठीक है। बट तिलक्स रिलीज, हम सभी जानते हैं कि 1915 में तिलक रिलीज हो गए, और 1915 का ही सेशन था जिसमें एनी बेसेंट ने पहली बार एक नेशनल मूवमेंट को रिवाइव करने की बात कही थी और होम रूल मूवमेंट का एक आइडिया शो करा था। तब उस सेशन में बाल गंगाधर तिलक भी प्रेजेंट थे, उनकी स्पीच से काफ़ी ज़्यादा वो इंस्पायर हुए और उन्होंने भी डिसाइड करा कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। सो एनी बेसेंट वॉज एन आयरिश सोशलिस्ट राइटर an orator who supported the Irish and Indian Home Rule movement. She arrived in India in 1893. 1893 का मैं इम्पोर्टेंस आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो वो इंडिया आए थे 1893 में। So the leaders in India were divided on whether to support Britain in war or not, और वहीं पर एनी बेसेंट का ये मानना था कि इंग्लैंड को हमारी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को हम अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं और सेल्फ गवर्नमेंट और डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते हैं, ठीक है। So having returned from exile in Mandalay, Tilak understood the need for revival of nationalist movement in India, ठीक है। हमारी कंट्री में अब एक ऐसा तिलक को फील हुआ कि यार कोई नेशनलिज्म की भावना ही नहीं दिख रही है, कोई मूवमेंट ही नहीं चला, तो तिलक फेल्ट के यार हाई टाइम है, हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट को रिवाइव करना चाहिए,
ठीक है. So he also understood the growing importance of Congress party in India's political scene. So his first task was to re-admitted into the party. तो उनका पहला टास्क था कि उनको पार्टी में री-एडमिट होना पड़ेगा. देखिए, जब लाइक फ्रॉम 1908 टू 1914 तक तिलक जो है वो जेल में थे, तो तिलक एक चीज़ समझ गए थे कि अगर मैं बहुत ज़्यादा वायलेंस में चले जाऊँगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में चले जाऊँगा, ठीक है, तो मैं जेल में पड़ा रहूँगा, और मैं जेल में पड़ा रहूँगा तो मैं कोई भी एक्टिविटी बाहर नहीं कर पाऊँगा. ठीक है. तो तिलक एक चीज़ समझ चुके थे कि एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंस करने से उनकी जो सोच है, उनकी जो मैसेज है वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, और भारत में जो नेशनल मूवमेंट वो एक फ्लुएंट वे में कंटिन्यू करना चाहते थे कि स्मूथली चलता रहे, लोग डिमांड करते रहे, वो उस चीज़ को उस चीज़ को सक्सेसफुली कर नहीं पाएंगे. ये चीज़ तिलक समझ चुके थे. Therefore he decided कि मुझे कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहना है, बिकॉज पहुंच थी कांग्रेस की बहुत ज़्यादा. ठीक है. और इसलिए उनका पहला टास्क जेल से छूटते ये था कि मुझे फिर से पार्टी में रीएडमिट होना है. ठीक है. और वो रीएडमिट हो भी जाते हैं 1916 के सेशन में. तो 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी. एक, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट साथ में आ चुके थे. दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी साथ में आए. ठीक है. बैकग्राउंड समझ में आ गया कि चल क्या रहा है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. इन द कांग्रेस सेशन जो कि दिसंबर 1915 में हुआ था, इट वाज डिसाइडेड टू लेट द एक्सट्रीमिस्ट रीजॉइन द पार्टी. मैंने कहा कि ये वही सेशन था जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है वो फिर से दोबारा जुड़ जाते हैं, लार्जली ड्यू टू एनी बीसेंट परसुएशन. और यहाँ पे एनी बीसेंट ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को परसुएट करा था कि आप एक्सट्रीमिस्ट को भी आ जाने दो. तो बीसेंट हैज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज द नीड फॉर कांग्रेस अप्रूवल एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द नेशनल स्ट्रगल. ठीक है. However, Besant and Tilak, they were not able to convince Congress to support their decision to set up Home Rule League. ठीक है. Because Besant और तिलक दोनों ही मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको कन्विंस नहीं कर पाए थे. इसलिए बेसेंट ने तो अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर 1916 सितंबर तक आप लोगों का जवाब नहीं आया तो मैंने सितंबर 1916 में अपने लेवल पर होम रूल मूवमेंट शुरू कर देना. ठीक है. बट ऐसी किसी चीज़ से बाउंडेड नहीं थे बाल गंगाधर तिलक, इसलिए उन्होंने अप्रैल 1916 में ही शुरू कर दिया था अपना होम रूल मूवमेंट. ठीक है. सो बेसेंट मैनेज टू कन्विंस द कांग्रेस टू प्लेज टू एजुकेटिव प्रोपेगेंडा and establishing of local level committees. It was also agreed upon that if these conditions were not satisfied by September 1916, she would be free to set up a home rule league. मतलब अगर उनकी कंडीशंस पे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया या वो लोग सेटिस्फाई नहीं है तो बाय सितंबर 1916 वो अपने लेवल पर होम रूल लीग को शुरू कर देंगे. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली शी सेट अप हर होम रूल लीग इन सितंबर 1916. तिलक, who was not bound by any such condition, he also set up his league in April 1916. ठीक है. तो एक शुरू हो गई थी सितंबर 1916 में जिसे एनी बेसेंट लीड करी थी, दूसरी शुरू हुई थी अप्रैल 1916 में जिसे बीजीटी लीड करे थे. ठीक है. बाल गंगाधर तिलक. अब हम लोग देख रहे थे फाउंडेशन. ठीक है. ये होम रूल लीग का पूरा फाउंडेशन क्या है. तो पहली चीज़ स्टार्टिंग से बता चुकी हूँ, 2 होम रूल लीग थी जिसे लॉन्च किया गया था. तिलक ने अपनी होम रूल लीग को अप्रैल 1916 बेलगांव से लॉन्च करा था. ठीक है. और उनका पूरा जो है महाराष्ट्र वाले रीजन में उनका पूरा होम रूल लीग चल रहा था. उन्होंने 6 सेंटर्स बनाए थे, ओनली 6 सेंटर्स जहाँ से होम रूल लीग तिलक की काम करी थी. वेयर इज एनी बीसेंट के 200 सेंटर्स थे, 200 ब्रांचेस थी जहाँ से उनकी होम रूल लीग काम करी थी, बिकॉज वो ऑल ओवर इंडिया उनका होम रूल लीग चल रहा था. एनी बेसेंट, शी लॉन्च्ड हर होम रूल लीग इन सितंबर 1916. उन्होंने मद्रास से अपना होम रूल लीग जो है लॉन्च करा था. दे हैड द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. ऑब्वियसली होम रूल लीग शुरू ही इसलिए किया गया था बिकॉज वो लोग सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करना चाहते थे. There was an informal understanding between both leagues wherein Tilak's league worked in Maharashtra. बॉम्बे को छोड़ के महाराष्ट्र में वो लोग काम कर रहे थे. कर्नाटका, बिहार और सेंट्रल प्रोविंसेस. तो ये 4 मेन रीजन थे जहाँ पर तिलक की होम रूल लीग फॉर्म हुई थी और 6 सेंटर्स वहाँ पर बने हुए थे, 6 ब्रांचेस जो है बनी हुई थी. और बेसेंट की लीग की बात करें तो इट वर्कड इन रेस्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है. तिलक्स लीग हैड इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली. It had 6 branches and any Besant's League के 200 branches थे and was a looser organization compared to Tilak. ठीक है. So the 2 leagues worked closely with one another. However, they did not merge to avoid friction between both the leaders. ठीक है. दोनों कभी merge नहीं हुए थे, दोनों अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे थे.
दो लीडर्स के बीच में क्लैशेस होने से ज़्यादा उनके जो फॉलोअर्स थे उनमें क्लैशेस ना हो, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दोनों अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे थे, राइट। इसके साथ अब आ जाता है हमारा डिस्काउंट कोड आज का, ठीक है। सो हमारा आज का जो डिस्काउंट कोड है वो है होली 20, ठीक है। सो इस होली 20 में आप लोगों को मिलेगा 20% डिस्काउंट, और ये जो 20% डिस्काउंट है ये जितने भी एसएससी के कोर्सेज आपको परचम के एप्लीकेशन पर मिलेंगे उन सभी पर एप्लीकेबल है, ओके। सो आप लोग जाइए, परचम के एप्लीकेशन विजिट कीजिए, इस कोड को यूज़ कीजिए एंड 20% डिस्काउंट अवेल कीजिए, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो होम रूल लीग था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। पहला सबसे सिंपल ऑब्जेक्टिव, बहुत बार स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, वो है सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करना, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करना, इनका पहला सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि वो पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है। सो टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन एंड डिस्कशन, टू सेट अप एजुटेशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ये उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। थर्ड ऑब्जेक्टिव वॉज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था कि गवर्नमेंट गलत रिफॉर्म्स भी लेकर आ जाती थी ना, तो लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सके। तो यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करना चाहते थे इंडियंस में कि भैया अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर दे आर ट्राइंग टू सप्रेस यू, टेक योर स्टैंड, ठीक है, खड़े हो, अपने लिए आवाज़ उठाओ, लो अपने लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है। तो ये उनका तीसरा ऑब्जेक्टिव था। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, टू डिमांड अ लार्जर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, टू रिवाइव पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया वाइल मेंटेनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटी भी वो लोग रिवाइव करना चाहते थे इंडिया में, बट ये था कि हाँ जो कांग्रेस पार्टी के प्रिंसिपल्स है वो भी कहीं ना कहीं मेंटेन रहें, ठीक है। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे होम रूल मूवमेंट के या होम रूल लीग के। अब एक्टिविटीज़ में बता दिए मेनली क्या करते थे, डिमॉन्स्ट्रेशंस करते थे, एजिटेशंस जो है उसे ऑर्गेनाइज करते थे, लोगों तक अवेयरनेस फैलाते थे भैया सेल्फ गवर्नेंस की इंपॉर्टेंट क्या है। बहुत से लोग ना इंडिया में ऐसे बहुत से लोग थे जिनको एक्चुअल पता नहीं था कि यार ये होम रूल मूवमेंट है क्या, ठीक है। तो उन तक जाना, उनको बताना भैया होम रूल मूवमेंट ये है, सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करना, सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है वो समझाना, लोगों को अवेयर करना, बताना भैया ये है होम रूल मूवमेंट, जुड़ो हमसे, ठीक है। सो देयर वर पब्लिक मीटिंग्स इन विच लीडर्स दे गेव fiery speeches, they were able to create a stir within country and alarm the British to such an extent, ठीक है। इतना ज़्यादा फिर ये चीज़ हाइप हो गई थी होम रूल मूवमेंट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनी बेसेंट को जून 1917 में अरेस्ट करना पड़ा, ठीक है। सो दिस मूव बाय द ब्रिटिश दैट क्रिएटेड अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट, नाउ इवन द मॉडरेट लीडर्स उन्होंने भी लीग को ज्वाइन कर लिया, एंड बेसेंट जो है वॉज रिलीज इन सितंबर 1917। तो जब बेसेंट को रिलीज़ करा तो उसके पहले ही अगस्त डिक्लेरेशन आ चुका था, जिससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे द मॉडरेट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, हैप्पी थे। बट एनी बेसेंट समहाउ उस चीज़ से खुश नहीं थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाले कंसेप्ट से, बट बिकॉज उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो एनी बेसेंट भी बेचारी क्या ही करती। मतलब सिग्निफिकेंस की बात करें तो होम रूल लीग फंक्शन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, एज अपोजिट टू द कांग्रेस पार्टी जिनकी एक्टिविटीज़ जो है साल में सिर्फ एक बार होती थी, ठीक है, वेयर होम रूल लीग जो है पूरे साल काम करती थी। द मूवमेंट वॉज एबल टू गार्नर ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम लॉट ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। एक्चुअली यू नो व्हाट कि ये जो एजुकेटेड इंडियंस वाला कंसेप्ट है ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा, देखो होम रूल लीग जब शुरू हुआ था, ठीक है, तो एजुकेटेड इंडियंस ने ही सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करा था और होम रूल लीग में मदद करी थी, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि होम रूल लीग के फेल होने का, बिकॉज ये जो मूवमेंट था सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस तक ही कन्फाइंड था, ठीक है। दो दे वर ट्राइंग सो हार्ड कि लोगों तक पहुँचे, उनको होम रूल का मतलब समझाए, बट स्टिल जो है मूवमेंट वॉज कन्फाइंड सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस था, ठीक है। सो इन 1917 द टू लीग्स कंबाइंड हैड अराउंड 40,000 मेंबर्स, एंड मेनी मेंबर्स ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने भी होम रूल लीग को ज्वाइन करा था, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ हो गया, खरपड़े हो गया, ऐसे बहुत से लोग जो है, बहुत से मेंबर्स ने होम रूल लीग को ज्वाइन करा था। द मॉडरेट्स, द एक्सट्रीमिस्ट, द मुस्लिम लीग वर ब्रीफली यूनाइटेड थ्रू दिस मूवमेंट। ये मूवमेंट वॉज एबल टू स्प्रेड the movement was able to spread political consciousness to more regions in the country. This movement also led to, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मोंटेगो डिक्लेरेशन जो कि 1917 में आया था,
which is also known as August Declaration, in which it was declared that there would be no more Indians in the government, leading to development of self-governing institutions. Ultimately वो लोग क्या दे रहे थे, responsible government दे रहे थे भारत को, ठीक है, भारतीयों को. So this declaration, also known as August Declaration, it implied that demand for home rule movement would no longer be considered seditious. This was the biggest significance of the movement. ठीक है, अब आ जाते हैं फेलियर एंड डिक्लाइन पर. ठीक है, कि क्या रीज़न था फेल और डिक्लाइन होने का. दो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न थे. एक, एनी बेसेंट जेल में थी और जो मॉडरेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अश्योर्ड हो चुके थे ऑगस्ट डिक्लेरेशन के कारण, जिस कारण से वो एनी बेसेंट जब रिलीज़ हुई तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे या एक प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे. और दूसरा था कि तिलक जो है वो चले गए थे लंदन. तो ये दो बड़े सबसे रीज़न थे इस होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट के फेल या डिक्लाइन होने के. ठीक है, सो द मूवमेंट वॉज नॉट अ मास मूवमेंट, it was restricted to educated people. अभी मैं बता चुकी हूँ, and college students. The league did not find a lot of support among Muslims, Anglo-Indians, non-Brahmins from southern India, as they thought home rule would mean a rule of upper caste Hindu majority. अब Anglo-Indians, Muslims, non-Brahmins जो southern India में थे, इन लोगों ने support नहीं करा. उनका ये मानना था कि अगर हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट या होम रूल आ जाएंगे ना, तो अगेन होम रूल का मतलब क्या होगा कि सिर्फ अपर कास्ट हिंदू मेजॉरिटी जो है वो रूल करी होगी. इस कारण से उन लोगों ने क्या करा, सपोर्ट नहीं करा. ठीक है, मैनी ऑफ द मॉडरेट्स दे वर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट्स एश्योरेंस ऑफ रिफॉर्म्स as said in Montagu Declaration, and they did not take the government further. They did not take the movement further. तो इसके बाद उन्होंने मूवमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करा और एनी बेसेंट की मदद नहीं करी. ठीक है, एनी बेसेंट शी केप्ट ऑसिलेटिंग बिटवीन बीइंग सेटिस्फाइड. वो कहीं ना कहीं कभी ऐसा था कि वो सेटिस्फाइड थी, कहीं वो ऐसा होता था कि यार नहीं, मुझे होम रूल मूवमेंट को और आगे लेके जाना चाहिए. तो इस चीज़ के कारण, ऑसिलेशन के कारण, और उसको एक फर्म लीडरशिप नहीं मिल पाई उनके फॉलोअर्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट्स की तरफ से, इसलिए उन्होंने बाद में शी उसको खुद ही बोला कि यार मैं तो बैकआउट कर रही हूँ. ठीक है, सो ऑल्दो अल्टीमेटली शी कॉल्ड द रिफॉर्म्स अनवर्दी ऑफ इंडियन एक्सेप्टेंस. ठीक है, ये चीज़ एनी बेसेंट ने कही थी. इसके अलावा सितंबर 1918 में तिलक जो है वो इंग्लैंड चले गए थे टू परस्यू अ लिबरल केस अगेंस्ट सर वैलेंटाइन कैरोल, जिन्होंने ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, एंड एक बुक लिखी थी उन्होंने, द इंडियन अनरेस्ट. ठीक है, द बुक कंटेन the deprecatory comments and had called Tilak the father of Indian unrest. ठीक है, बट तिलक जो है दो ये केस हार जाते हैं, तो तिलक्स एब्सेंस एंड एनी बेसेंस इनेबिलिटी टू लीड पीपल लेड टू द मूवमेंट्स फिजिंग आउट. ठीक है, इसी कारण से मूवमेंट क्या हो रहा था, फेड होता जा रहा था. आफ्टर द वॉर महात्मा गांधी गेन्ड प्रोमिनेंस एज अ लीडर ऑफ द मासेस, एंड होम रूल लीग जो है फाइनली कांग्रेस पार्टी के साथ मर्ज कर जाती है 1920. तो ये सारी चीज़ें थी होम रूल मूवमेंट के बारे में. ऑब्जेक्टिव हो गया, बैकग्राउंड हो गया, फाउंडेशन हो गया, डिक्लाइन, फेलियर, सब देख लिया हमने. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा. ठीक है, डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में. अब आ जाते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है, सो प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द होम रूल लीग. तो नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताने इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग होम रूल लीग. पहला है, द प्लान वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1914-1915 बाय एनी बेसेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन. 1915 के सेशन में द होम रूल लीग ऑफ तिलक वॉज कन्फाइंड टू महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार. क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसके बाद नेक्स्ट है, द होम रूल लीग फाउंडेड बाय तिलक वॉज मच स्ट्रॉन्गर. ऑप्शन डी है, डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन तिलक एंड एनी बेसेंट बोथ द लीग्स कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट. ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आप लोगों को बताना है. ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में पूरी लाइंस मत लिखने बैठ जाना. जो आपको करेक्ट लग रहा है, जैसे कि आपको लग रहा है कि ऑप्शन सी गलत है, तो जस्ट राइट ऑप्शन सी या सी. ओके, सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर. आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी. डाउट, ठीक है, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है डाउट्स पूछने के लिए, एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों के डाउट्स को मैं क्लियर करूँ. ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग. थैंक यू सो मच.